नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली सरकार ने कैबिनेट बैठक में लिए 2 बड़े फैसले। राजधानी में 20 एकड़ के ई वेस्ट पार्क को मंजूरी। फिल्म पॉलिसी के तहत 3 करोड़ रुपए तक की मिलेगी सब्सिडी। प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने 2015 से अब तक खर्च किए 470 करोड़ रुपए। आरटीआई के जरिए मिली जानकारी। दिल्ली के मुजफ्फराबाद में खौफनाक हादसा। अपनी 3 बच्चियों समेत चौथी मंजिल से गिरा पिता और एक बच्ची की मौत। फरीदाबाद पुलिस लाइन में महिला हेड कांस्टेबल और पति की मौत। फंदे से लटका मिला पति का शव। संदिग्ध मानकर चल रही है पुलिस। दिल्ली के किसान पप्पन सिंह की कहानी रेडियो पर सुनाएंगी माधुरी दीक्षित। कोरोना काल में दिल्ली के प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज के माध्यम से उनके घरों तक पहुंचाकर सुर्खियों में आए थे पप्पन। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली सरकार ने आज कैबिनेट की एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में दिल्ली में ई वेस्ट निपटारे के लिए एक योजना पर काम करने की बात कही गई है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में फिल्म बोर्ड के लिए भी सरकार ने कुछ रियायतें देने की बात कही है। आपको दिखाते हैं कैबिनेट बैठक में इन फैसलों को लेकर क्या कुछ रहा। और सरकार ने 2 महत्वपूर्ण फैसले अभी लिए हैं, उनके संदर्भ में आपको सूचित करने हेतु मैं यहाँ उपस्थित हूँ। पहला निर्णय है ई वेस्ट पार्क से संबंधित। पूरे देश में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनिक यूजेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इन सब का यूज़ आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ई वेस्ट एक बहुत बड़ी समस्या है। और देश भर में अभी कोई बहुत साइंटिफिक तरीके से ई वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए कोई इस तरह का सिस्टम नहीं बनाया गया है। तो दिल्ली सरकार ने आज निर्णय लिया है कि देश का पहला अपनी तरह का ई वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क दिल्ली में बनाएगी। और इसमें साइंटिफिक और एनवायरमेंटल तरीके से जो भी ई वेस्ट है उसकी डिसमेंटलिंग का, उसकी रिफर्बिशिंग का, उसकी रिसाइकलिंग का और उसके जो भी मटेरियल होंगे वेस्ट में उपलब्ध उससे रीमैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाएगा। तो इससे बहुत एक बड़ी राहत मिलेगी। अभी भी दिल्ली में और देश भर में ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या जो भी ई वेस्ट है उसकी मैनेजमेंट पर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो बहुत इनफॉर्मली हो रहा है। हर जगह मशरूमिंग ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़ या इनफॉर्मल तरीके से बिजनेसमैन अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं। और ये भी सुनने में आता है कि जब वो प्रोसेसेस होती हैं तो उसमें देश भर के कई हिस्सों में कि ई वेस्ट मैनेजमेंट की फ़लानी फैक्ट्री में आग लग गई या कहीं कोई कबाड़ खाना था उसमें कुछ ऐसा हो गया। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए बहुत साइंटिफिक तरीके से, इकोनॉमिकली साइंटिफिक तरीके से, एनवायरमेंटली साइंटिफिक और सेफ तरीके से जो दुनिया में ई वेस्ट पार्क हैं उनके मॉडल्स को स्टडी किया गया है। और उसके बेस पर एक 20 एकड़ की ज़मीन में फैला हुआ पार्क बनाया जाएगा। दिल्ली में लगभग 2 लाख टन कचरा जो है, ई कचरा हर साल प्रोड्यूस होता है। तो इस सब के मैनेजमेंट में और भविष्य की ज़रूरतों को भी देखते हुए भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस बनाए हैं इस संबंध में अलग अलग राज्यों के लिए निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी कहीं काम नहीं शुरू हुआ है। हमें खुशी है कि दिल्ली में हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और इसको आज कंसल्टेंट अपॉइंट करने को आज दिल्ली सरकार ने मंजूरी दी है। तो एक तो फैसला इसके संबंध में था। दूसरा फैसला दिल्ली में टूरिज़्म के डेवलपमेंट, टूरिज़्म का इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने और इंक्लूसिव ग्रोथ थ्रू टूरिज़्म को लेके एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, जिसमें पूरे के पूरे टूरिज़्म सेक्टर को इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है, इसको लेके दिल्ली सरकार ने दिल्ली फिल्म पॉलिसी बनाई है। तो आज कैबिनेट ने दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है। इस पॉलिसी की कुछ खास बातें हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये अपने आप में एक बहुत एक्सट्रीमली प्रोग्रेसिव पॉलिसी है जो हमारी टीम्स ने मिलकर पूरी रिसर्च करके देश और विदेश की जितनी भी फिल्म प्रमोशन पॉलिसीज़ हैं, टूरिज़्म पॉलिसीज़ हैं, फिल्म और टूरिज़्म के प्रमोशन को किस तरह से ब्लेंडेड करके यूज़ किया गया है ताकि वहाँ जॉब्स बढ़ें, ताकि इकोनॉमी में योगदान दें और ताकि एक लोगों के मन में प्राइड भी पैदा हो और पैरेलल इकोनॉमी
में सपोर्ट हो। दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स हैं, उनको भी स्टडी किया गया। देश की फिल्म पॉलिसीज, देश की फिल्म प्रमोशन पॉलिसीज को भी स्टडी किया गया और उसको सबको करके दिल्ली के आधार पर दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022 को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसमें इसका सबसे इम्पोर्टेंट विज़न, तो जैसा मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ ये फिल्म प्रमोशन पॉलिसी नहीं है, ये अपने आप में सिनेमा वर्ल्ड को साथ लाके होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, हॉस्पिटलिटी की इंडस्ट्री, आर्टिस्ट्स, टूरिज्म से रिलेटेड और जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, बसेस हैं, कैब्स हैं और बहुत फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए स्किल, सेमी स्किल जॉब्स हैं, उनकी ट्रेनिंग्स हैं, इन सब की एक इंक्लूसिव पॉलिसी है। तो इसमें कोई एक वो नहीं है और इस सबको मिला के एक टूरिज्म के थ्रू ग्रोथ का एक रास्ता बनाया गया है। इससे नए जॉब्स भी क्रिएट होंगे, इससे इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी, इससे नए सेक्टर्स भी आगे खुलेंगे। राजधानी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने साल 2015 से लेकर 2021 के बीच करीब 470 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि खर्च की है। जी हां, आरटीआई से मिली एक जानकारी के अनुसार दिल्ली के पर्यावरण को सुधारने के लिए इतनी बड़ी रकम को खर्च किया गया है। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। दिल्ली के प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने कई योजनाएं चलाई। बीते 7 सालों में दिल्ली सरकार अपने खजाने से भारी भरकम रकम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए खर्च कर चुकी है। एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए डीपीसीसी यानी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने साल 2015 से नवंबर 2021 तक 470 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। ये सारी जानकारी एक आरटीआई के जवाब से मिली है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि साल 2015 से दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार की ओर से डीपीसीसी को कोई बजट आवंटित नहीं किया गया था। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए प्रदूषण उपशमन सहायता के अंडर और प्रदूषण नियंत्रण योजना के तहत अक्टूबर 2019 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण समिति से 1,90,51,505 रुपए प्राप्त हुए थे। इनमें से अब तक कुछ खर्च नहीं किया गया है। डीपीसीसी ने नोएडा के पर्यावरणविद अमित गुप्ता की ओर से दायर आरटीआई के जवाब में ये जानकारी दी है। आरटीआई में क्या कहा गया है? आरटीआई में कहा गया है कि एयर एम्बियंस फंड से 467.97 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं पर खर्च की गई, जैसे बैटरी से चलने वाले वाहनों और ई रिक्शा को सब्सिडी देना, ऑड इवन ड्राइव, दिल्ली सचिवालय में बायोगैस प्लांट का रखरखाव, उपचार का विकास, बवाना में भंडारण और निपटान की सुविधा, पर्यावरण मार्शलों को वेतन और अन्य खर्चे शामिल हैं। 10 करोड़ 6 लाख रुपए पर्यावरण मुआवजे से आए और CAAQMS की स्थापना, संचालन और रखरखाव, अनुसंधान और अध्ययन, वायु प्रयोगशाला के लिए उपकरणों की खरीद, सरकारी स्कूलों में रिसाइकलिंग इकाइयों की स्थापना, नॉइज मॉनिटरिंग स्टेशनों, वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग जैसी परियोजनाओं पर खर्च किए गए। बता दें कि साल 2008 में स्थापित ट्रेड और टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से कलेक्ट किए गए एयर एम्बियंस फंड को दिल्ली में प्रत्येक लीटर डीजल की बिक्री से 25 पैसे मिलते हैं। मार्च 2008 से अब तक कुल 547 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार को केंद्र से इलेक्ट्रिक बसों के लिए और यमुना के लिए अलग से फंड भी मिल रहा है। दिल्ली सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी दिल्ली वालों को प्रदूषण से कोई निजात क्यों नहीं मिल रही है? ये सवाल भी आरटीआई लगाने वाले पर्यावरणविद ने खड़े किए हैं। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद एरिया से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस इलाके में एक पिता अपनी 3 बच्चियों के साथ 4थी मंजिल से फिसलकर नीचे गिर गए। इस हादसे में पिता और एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चियां अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके से दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। यहाँ पिता सहित 3 बच्चियां 4थी मंजिल से फिसलकर नीचे गिर गए। इस हादसे में पिता सहित एक बच्ची की मौत हो गई है, जबकि 2 बच्ची घायल हैं। लोगों का आरोप है कि पिता ने अपनी दोनों बेटियों को ऊपर से फेंका है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है।
कुछ नहीं हुआ था, ना किसी तरीके के इनके बीच में कोई मम्मी के बीच में लड़ाई झगड़ा था, कुछ भी नहीं था। बस पता नहीं, मैं अपने बच्चों को यहाँ नीचे पढ़ा रही थी, एकदम से बस धमदेनी सी आवाज़ आई, मैंने जोड़ के भाग के देखा तो बस नीचे पड़े हुए हैं। कौन कौन थे? छोटी बच्ची थी, फिर उससे बड़ी बच्ची थी, फिर वो खुद। तो बच्चों की क्या उम्र थी? बच्चों की क्या उम्र थी दोनों की? एक बच्ची 8 साल की थी, एक 5 साल की थी। इसमें बता रहे मौत किसकी हो गई है? मौत हमारे देवर की। और क्या नाम था उनका देवर का? असदुल्ला। और बच्ची सफिया। कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? 2 लोगों की बस। और छोटी बच्ची बता रहे हो? वो छोटी बच्ची है, उसके पैर में फ्रैक्चर आया, वो पर है, वो सोई पड़ेगी वो। ये पता नहीं चला कैसे हुआ ये? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कोई ऐसी बात ही नहीं थी दूर दूर तक जो कुछ पता चले हमें भी। ये पता नहीं चला गिरे हैं या जी नहीं, कुछ नहीं पता ऐसा हमें। हम तो बाद में जब गए, जब हमने आवाज सुनी शोरगुल की। इस घटना के बाद घर में मातम छाया हुआ है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, साथ ही क्षेत्र लोगों में दहशत है। देखा गली में शोर शराबा था और बहुत पब्लिक भीड़ इकट्ठी हुई थी, तब पता चला था कि ऐसे हो गया। क्या हुआ, क्या पता चला? बच्चे गिर गए ऊपर से, वो गिर गया खुद देवर हमारा, तो ये पता चला था। बता रहे हैं कि उन्होंने बच्चों को फ्रैक्चर कूदे थे, क्या इस बारे में हमें नहीं पता, मैं तो एक्चुअली मैं थी भी नहीं घर में। वहीं पुलिस ने बताया कि दयालपुर थाना इलाके के मुस्तफाबाद में 3 बच्चियां छत पर खेल रही थी। खेलते खेलते बच्चा नीचे गिर गई, उसको बचाने के लिए पिता आया तो उसका भी पैर फिसल गया और वो भी 4थी मंजिल से नीचे गिर गया। अधिकारियों ने बताया कि पिता असदुल्लाह और 7 साल की बेटी साथिया की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें तीसरी बच्ची के पैर में फ्रैक्चर आया है, जिसका उपचार के बाद घर भेज दिया गया। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए इसरार अहमद की रिपोर्ट। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक महिला हेड कांस्टेबल और उसके पति की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। फिलहाल हरियाणा पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करा लिया और इस मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही है। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में महिला हेड कांस्टेबल और उसके पति का शव मिलने से सनसनी मच गई। दोनों सेक्टर 31 स्थित पुलिस लाइन में मृत पाए गए। पुलिस ने दोनों के शव को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक हेड कांस्टेबल सरोज अपने परिवार के साथ पिछले काफी दिनों से पुलिस लाइन स्थित आवास में रह रही थी। बतौर हेड कांस्टेबल वो NIT थाने में तैनात थी। SHO बलवंत सिंह ने बताया कि पुलिस लाइन में रह रही महिला हेड कांस्टेबल सरोज की हत्या और उसके पति का फांसी के फंदे से झूलता हुआ शव मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या के कारणों का खुलासा होगा। सुबह सूचना मिली थी पुलिस लाइन क्वार्टरों में फांसी खाली है। उस सूचना पर हम पुलिस लाइन पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद जाके देखा तो हमने तो उसका जो पति है धर्मेंद्र नाम है, जिसका वो फांसी पे लटका हुआ था, और उसकी जो मिसिज थी सरोज नाम है, उसका हेड कांस्टेबल है, वो बेड पे लेटी हुई थी। तो हमने मौके पे ऑफिशियल टीम जो बुलाई गई है, उन्होंने जांच की है। जांच करने के बाद ये पाया कि भाई इसकी तो अभी जो हत्या हुई है और इसने फांसी खा रखी है। बाकी अभी उसके वारिस आए नहीं है लड़की के, लड़का पक्ष के वारिस आ गए हैं। लड़की पक्ष जैसे भी आते हैं, जो भी हमें बयान देंगे, दरखास्त देंगे, तो हम कार्रवाई करेंगे। बाकी जो मौत की वो है भाई, उस लेडीज़ की मौत गले घोटने से हुई है या कैसी हुई है, वो पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा। कुछ पता चला है कि क्या मामला था, घरेलू मामला था या? देखिए ऐसी अभी हमारे सामने कोई बात नहीं है, आई नहीं है पूर्ण रूप से, लेकिन उसकी एक तरह अलग से जांच होगी। जांच में जो भी बातें सामने आएगी वो क्लियर हो जाएगी। और उम्र इस लेडीज की करीब होगी जी 32-33 साल की होगी, और महिला थाना NIT में तैनात थी है। पति क्या करता था? पति अपना प्राइवेट जॉब है, जैसे अपनी टैक्सी चलाते थे वो, उनके पास वो गाड़ी है। पुलिस की माने तो महिला हेड कांस्टेबल के परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिसके खिलाफ भी शिकायत पुलिस में देंगे, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है सरोज का एक बेटा 11 साल का है। सरोज की हत्या के दिन वो अपने एग्जाम देने के लिए गया हुआ था। लौटने पर बच्चे ने पाया कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। फरीदाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। कोरोना काल में दिल्ली के प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज से उनके घर भेजकर सुर्खियों में आए दिल्ली के ही किसान पप्पन सिंह एक बार फिर से चर्चा में हैं।
जी हां, आने वाली 28 फरवरी को सुबह 9 बजे धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित पप्पन सिंह की कहानी लोगों को एफएम पर सुनाएंगी। कोरोना काल में दिल्ली के प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज से उनके घर भेजकर चर्चा में आए किसान पप्पन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनकी कहानी रेडियो पर आने वाली है, वो भी बॉलीवुड की अदाकारा माधुरी दीक्षित की आवाज में। दरअसल दिल्ली के तिग्गीपुर में जैविक खेती करने वाले पप्पन सिंह मशरूम उगाते हैं। कोरोना के समय प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में मदद कर वे दिल में स्नेह उगाने में कामयाब रहे, जिनकी कहानी 28 फरवरी की सुबह 9 बजे माधुरी दीक्षित सुनाएंगी। मेरे जैसे किसान के लिए, आम आदमी के लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि एक सुपरस्टार माधुरी दीक्षित मेरे बारे में 93.5 रेड एफएम पे मेरे बारे में जानकारी देगी, बताएगी विस्तार पूर्वक। और ये 28 फरवरी को जो मेरे को सूचना मिली है, 28 फरवरी को 9 बजे से शुरू हो जाएगा। 9 से 11 के बीच में माधुरी दीक्षित रेड एफएम पे रहेगी। और मेरे बारे में रीजन क्या रहेगा पप्पन जी, दिल्ली के लिए रहेगा या दिल्ली के बाहर ही ब्रॉडकास्ट होएगा? हाँ, वो एफएम जो इसके मेट्रो सिटीज हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इनके चारों स्टेशन पे तो मेरे को अभी तक सूचना है, और बाकी स्टेशन का मुझे नहीं पता, लेकिन इन पे तो ये चलेगा ही चलेगा। शो का नाम क्या है? शो का नाम है सुनहरी सोच। और उसमें धक धक गर्ल उनको, हाँ, धक धक गर्ल माधुरी जी को धक धक गर्ल से फेमस है, तो मेरी बारे में बताएगी। और उसमें मेरा विस्तार पूर्वक से मेरी मशरूम फार्मिंग की कैसे शुरुआत की, कैसे बढ़ाया है, पहले मैं क्या करता था, ये सब जो है माधुरी दीक्षित की जुबानी जो है इसमें 93 चलेगा। बता दें पप्पन सिंह 5 भाई हैं और उनकी 2 बहनें हैं। इस महीने की आखिरी तारीख 28 फरवरी को हिंदी फिल्म एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित दिल्ली के किसान पप्पन सिंह गहलोत के साथ बातचीत करेंगी। इस खास बातचीत को एफएम रेडियो पर सुना जा सकता है। तिग्गीपुर गांव में रहने वाले किसान पप्पन सिंह गहलोत पूरी तरह से खेती पर निर्भर हैं। वे पिछले 27 साल से मशरूम की खेती कर रहे हैं। इसके साथ ही धान, गेहूं की भी खेती करते हैं। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।